हेलो हेलो हेलो। कैसे यार। फरजा बेटी कहाँ चली गई? फरजा मोहानी। सर आपकी आवाज बहुत लैग मेरी आवाज लैग कर रही है? अभी यहाँ तुम्हारे पास भी लैग कर रही है? रही है। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अभी बेहतर है या अभी भी लैग कर रही है मुसलसल? अभी सही है। सही है। अच्छा 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 भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ फरजा कि डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा ना? तो आरएनए का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही आसान है। तो एक बार जल्दी से बता दो कि डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया, क्योंकि मैं डीएनए के कंपैरिजन में आरएनए कराने वाला हूँ। तो अगर डीएनए याद होगा तो डीएनए के पॉइंट्स आप बताएंगे, आरएनए की मैं आपको बता दूंगा ठकाठक। ठीक है ना? तो इसलिए याद है ना, नहीं याद है? सबसे पहले बता जी दें, क्या डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, उसमें सिमिलैरिटीज भी आ जाएंगी, डिफरेंसेस भी आ जाएंगे। और आरएनए भी एक न्यूक्लिक एसिड ही होता है। यस और नो? और न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने बताया था, ये वो कंपाउंड होते हैं जो एसिडिक होते हैं, न्यूक्लियस में बनते हैं, लेकिन बनते न्यूक्लियस में। ठीक है ना? न्यूक्लिक एसिड है तो अच्छा। ये भी न्यूक्लियोटाइड से, डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड हमने क्या कहा बेसिस। था? इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यस और नो? यस सर। और इसके लिए भी यही कहेंगे, इट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यानी ये भी न्यूक्लियोटाइड से ही बना हुआ होता है। अच्छा, अगला अगला पॉइंट ले लेते हैं। मेरे बच्चे, इसके अंदर आपने शुगर जो पढ़ी थी, वो कौन सी शुगर है? पेंटोज शुगर। यस और नो? और इसके अंदर यस भी सर। शुगर पेंटोज यानी 5 कार्बन वाली होती ही है। लेकिन यहां पर पहला डिफरेंस लिखने जा रहा हूं, और वो क्या डिफरेंस है कि इसके अंदर जो शुगर होती है वो होती है डी ऑक्सी राइबोज, फॉर्मूला C5H10O4। जबकि आरएनए में जो पहला डिफरेंस आ रहा है, याद रखना, डीएनए का स्ट्रक्चर तुमने बनाया है तो शुगर वैसी बनेगी, फर्क क्या है? वो डीऑक्सीराइबोज नहीं बल्कि राइबोज शुगर है, C5H10O5। इज दैट क्लियर? ये पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा, यहां पर भी फॉस्फेट ग्रुप था या नहीं था? है। फॉस्फेट ग्रुप किससे अटैच होता है? शुगर से। एट कार्बन नंबर, कार्बन नंबर, 5। वेरी गुड, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 ऑफ शुगर। यहां पर भी सिमिलैरिटी है बेटा, फॉस्फेट ग्रुप एट कार्बन नंबर 5। 5। तो ये भी सिमिलैरिटी है बिल्कुल वैसी। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। अब आ जाए नाइट्रोजीनस बेसिस पे। तो यहां पर जो नाइट्रोजीनस बेसिस थी, अगर तुम्हें याद हो, वो कौन कौन सी थी? एडिनिन, एटी। ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। यहां पर भी नाइट्रोजीनस बेसिस मौजूद होती हैं। और वो कौन सी होती हैं बेटा? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। क्या जी नजर आ रहा है? अगर अंधे नहीं हो तो नजर आ रहा होगा। क्या दिख रहा है बच्चों? कि थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बेस विच इज यूरेसिल। थाइमीन इज रिप्लेस, थाइमीन डीएनए में जहां थाइमीन होता है, आरएनए में वहां पर यूरेसिल होगा। डीएनए में जहां थाइमीन होता है, आरएनए में वहां। और थाइमीन कौन सी बेस होती है? पिरिमिडीन बेस या प्यूरिन बेस? निमोनिक से याद करो, ये कौन सी वाली बेस थी? पिरिमिडीन बेस। यस और नो? और ये भी कौन सी बेस है? ये भी पिरिमिडीन बेस ही है, जो कि मोनोसाइक्लिक होती थी, याद है? जी सर। ठीक है बेटा। फर्क ये है कि थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। ये आरएनए में बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, और थाइमीन और यूरेसिल के बारे में एक बार ये भी आ चुका है कि फर्क क्या है थाइमीन और यूरेसिल में। तो एक तो ये कि एक डीएनए में, आरएनए में, इसके अलावा स्ट्रक्चर में क्या फर्क है, याद रखिएगा, ज्यादा फर्क नहीं होता। थाइमीन और यूरेसिल का स्ट्रक्चर एक ही जैसा होता है, सिर्फ दे आर डिफर बाय वन मीथाइल ग्रुप। इनमें डिफरेंस होता है एक मीथाइल ग्रुप का, CH3 ग्रुप का। असल में मिथाइलेटेड यूरेसिल को थाइमीन कहते हैं,
यानी आप यूं समझें कि यूरेसिल के अंदर एक CH3 और लग जाए तो वो थाइमीन कहलाता है। इसको कहीं लिख लेना कि मिथाइलेटेड यूरेसिल को थाइमीन कहते हैं, कि जब यूरेसिल के स्ट्रक्चर में एक मिथाइल ग्रुप और ऐड हो जाता है तो वो थाइमीन बन जाता है। इज दैट क्लियर? हाँ ना बोल भैया, ये Yes, डिफरेंस sir. लिख लेना कहीं। वापस से रिपीट करें। थाइमीन जो डीएनए में होता है, आरएनए में उसकी जगह यूरेसिल होती है। यहां तक बात समझ में आती है? दोनों मोनोसाइक्लिक बेसिस हैं, पिरिमिडीन वाली कैटेगरी से ताल्लुक है, ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैंने बताया कि थाइमीन और यूरेसिल में फर्क क्या होता है स्ट्रक्चर वाइज, तो इन दोनों में ज्यादा फर्क नहीं होता। यूरेसिल वाला स्ट्रक्चर और थाइमीन वाला स्ट्रक्चर हूबहू एक जैसा होता है, दोनों में सिर्फ एक CH3 ग्रुप का डिफरेंस है। क्या मतलब कि यूरेसिल के स्ट्रक्चर में एक CH3 और ऐड कर दें तो वो थाइमीन बन जाता है। तो ये याद रखिएगा कि थाइमीन जो है वो मिथाइलेटेड यूरेसिल है, यानी यूरेसिल के ऊपर एक और मिथाइल लगा दें तो वो थाइमीन बन जाता है। दोनों का डिफरेंस भी याद रहे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, आगे चलते। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आप जानते हैं कि डीएनए कैसा होता है? एक थ्रेड से बना हुआ है, दो थ्रेड से बना हुआ है? तो हम कहते हैं डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। ऑन द अदर हैंड आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। आरएनए जो है वो दो थ्रेड्स नहीं होते बल्कि एक थ्रेड होता है। फिर आगे डीएनए के बारे में, कि डीएनए की कोई टाइप नहीं होती, जबकि आरएनए 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा? mRNA, इसको आगे जाके हम पढ़ेंगे तो परेशान ना हो। मैसेंजर आरएनए, mRNA, rRNA जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, और tRNA जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या कहा मैंने? देखो, तुम्हें समझाने के लिए मैं समझाऊं ना, तो डीएनए बादशाह है और आरएनए उसका वजीर है। आरएनए वो उसका राइट हैंड है जो उसका काम करता है सारा। तो समझना जरा, डीएनए की कोई टाइप नहीं होती, जबकि आरएनए अपने फंक्शंस के हिसाब से 3 तरह का होता है: mRNA, tRNA और rRNA। मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है भाई? फिर आखिरी पॉइंट अगर मैं लिखूं कंपैरिजन के लिए, तो डीएनए is made in the nucleus and stay in the nucleus। डीएनए न्यूक्लियस में बनकर न्यूक्लियस में ही रहता है, बट लेकिन आरएनए चाहे कोई सी भी टाइप का हो, इज मेड इन न्यूक्लियस बट is then sent to साइटोप्लाज्म। बनता न्यूक्लियस में ही है लेकिन बनने के बाद फिर से साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डीएनए बादशाह है और इसका राइट हैंड कौन है? आरएनए। तो भाई बादशाह साहब अपने महल में रहेंगे, काम करवाने के लिए किसको भेजेंगे? बोलो भाई। आर आरएनए को। इसलिए आर और काम सारा कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। डीएनए से तो ऑर्डर पैदा होता है ना, ऑर्डर जारी किया जाता है। तो इसीलिए आरएनए को बनाया तो न्यूक्लियस में ही जाता है, लेकिन बनाने के बाद उसे साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। क्या ये कंपैरिजन समझ में आ रहा है? बोलो भाई। जी सर। सो नोट करना बहुत जरूरी, नोट अच्छे से कर लें इस बेसिक कंपैरिजन बिटवीन डीएनए और आरएनए को। तो आरएनए का स्ट्रक्चर हमें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी, हमें इसको कंपेयर करके पढ़ना था डीएनए से। तो क्या तुम्हारे जहन में आरएनए का खाका तैयार हो गया? जी सर। फर्क क्या है? जहां तुम दो स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल सोचते थे, अब सिंगल स्ट्रैंडेड सोच लो, और जहां जहां थाइमीन सोचते थे वहां वहां पर यूरेसिल सोच लो। इज दैट क्लियर? जी सर। कोई सवाल यहां तक फरजा मोहानी?
नहीं सर। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। अच्छा चलो भाई, बिल्कुल क्लियर, सही, ठीक हो गया। अब इन डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में ऊपर मजा नहीं आ रहा। हाँ ये नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, ना मैच कर रहा है और ना उठ रहा है। जब जब ये है ही नहीं इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो कैसे पता चलेगा कि ओवरऑल लुक क्या आ रहा है। अच्छा भाई फरजा, मैं तुम्हें इस चैप्टर के नोट्स भेज दिए थे। चैप्टर से। हाँ जी, 5 और 6 के। जी जी, 5 और 6 के। हेलो, नहीं बोले भाई, कहाँ चली गई? जी फरजा, आपकी जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। जी सर। भेज दिए थे मैंने। जी आपने पढ़ना स्टार्ट किए? नहीं सर, अभी नहीं। अभी जमा करेंगे। अच्छा, अब एक बात और साइड में बता दूं, आखिरी बात है। मैसेंजर आरएनए अगर जनरली मैं आपको बताना चाहूं तो एक सिंगल स्ट्रैंड है कुछ इस तरह का। इसी तरह राइबोसोमल आरएनए भी एक सिंगल स्ट्रैंड है कुछ इस तरह का। जाहिर है कि न्यूक्लियोटाइड से बना होगा, ठीक है ना। लेकिन जो ट्रांसफर आरएनए है ना, वो इनमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है शेप के हिसाब से। होता यह है कि ट्रांसफर आरएनए होता तो सिंगल स्ट्रैंडेड है। ट्रांसफर आरएनए होता तो, बोलो भाई, ट्रांसफर आरएनए होता तो, सिंगल स्ट्रैंड। लेकिन उसका स्ट्रैंड लंबा होता है और लंबे होने की वजह से कुछ कॉइलिंग हो जाती है। और कॉइलिंग हो जाने की वजह से उसकी शेप कुछ ऐसी होती है जो अब मैं आपके लिए बना रहा हूं। कुछ ऐसे। तो ट्रांसफर आरएनए शेप के हिसाब से सबसे अद्भुत अलग होता है। इस शेप को क्लोवर लीफ शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोवर लीफ शेप। क्योंकि अगर मैं आपको एक प्लांट दिखाऊं जिसको क्लोवर प्लांट कहते हैं, तो उसका पत्ता कुछ इसी तरह दिखता है। क्लोवर मैं आपको दिखाता भी हूं, एक मिनट रुक जाए। क्लोवर लीफ क्यों कहते हैं इसको, अभी आपको दिखा देते हैं। क्योंकि इसकी जो शेप है वो बिल्कुल एक क्लोवर के लीफ की तरह होती है। नजर आ रहा है? जी सर। क्लोवर लीफ नजर आ रहा है? नहीं सर। हाँ, अब अब नजर। अब आ रहा है नजर? देखो, ये क्लोवर का लीफ जिस तरह तुम्हें दिख रहा है, कुछ ऐसा ही मैंने बनाने की कोशिश की है। क्या क्लोवर का लीफ और इसमें कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है भाई? हाँ ना बोल। क्लोवर के लीफ में देखो ऐसे छोटे छोटे लोब्स नजर आ रहे हैं ना। तो हमें इस ट्रांसफर आरएनए की शेप देखने में इस क्लोवर के लीफ की तरह की लगती है। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब इस शेप में दो बातें याद रख लो, इसका रोल आगे जाके डिस्कस होगा इस चैप्टर में। दो बातें इसमें याद रख लो ट्रांसफर आरएनए के बाद इंपॉर्टेंट, कि ट्रांसफर आरएनए में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसफर आरएनए में यहां जो पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के फिलहाल सिर्फ नाम बता रहा हूं, बाकी आगे जाकर तो आपसे पूछूंगा तो आपसे फिर उस वक्त बताएंगे जब प्रोसेस शुरू होगा। ये साइट कहलाती है अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट। ट्रांसफर आरएनए में ये वाली जगह क्या कहलाती है? अमाइनो माइंड। एसिड बाइंडिंग साइट। और ये वाली जो जगह है, ये कहलाता है एंटी कोडॉन। क्या कहलाता है? इको। या टेम्पलेट। टेम्पलेट। अब इंशाअल्लाह ताला कल के सेशन में तुम लोगों को मैं जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा और फिर आगे जाकर ये दोबारा प्रोसेस दोबारा आ जाएगा ये वाला।
तो यहीं पर आज की नशिस्त को बर्खास्त कर रहा हूं। आज हमने इस चैप्टर को आधा पढ़ लिया है पूरा, ये चैप्टर आधा हो गया, खत्म हो गया ये चैप्टर आधा। अब इस चैप्टर का दूसरा हिस्सा शुरू होगा, और उस दूसरे हिस्से के लिए इससे पहले मैं दरखास्त करूंगा कि इस चैप्टर को जहां तक अब तक मैंने पढ़ाया है उसको बहुत अच्छे से एक बार तसल्ली से लाजमी कल से पहले पढ़ लेना, क्योंकि जेनेटिक कोड से मैं कहानी कल शुरू करूंगा। कहानी थोड़ी सी ड्राई ड्राई है और कॉम्प्लिकेटेड है, बल्कि कल कराने से पहले, कल मैं कराने से पहले पास पेपर के रैंडमली 4-5 सवाल भी करा दूंगा, पढ़ कर रखना। यहाँ तक पढ़ा होना शर्त है, उसके बगैर क्लास से बाहर होगे। फिर इंशाल्लाह कल जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, जेनेटिक कोड के ऊपर कल क्लास लेंगे आपकी, और उसके बाद फिर इस चैप्टर में प्रोटीन सिंथेसिस का टॉपिक रह जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस जो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। तो मैंने बताया था ये चैप्टर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन समझने वाला बहुत ज्यादा है। और फिर 5 और 6 दोनों खत्म होने के बाद हम 5 और 6 के क्वेश्चंस करेंगे, और फिर आपका 5 और 6 का कंबाइंड टेस्ट रखेंगे। इसलिए इसका जहन पहले बना लें। मुझे कॉलेज वालों के एक्सक्यूजेस मत दीजिएगा कि स्कूल में सर अभी टेस्ट है, फलाना ढिमकाना है। पहले से बता रहा हूँ 5-6 पर कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या एंजाइम की तरह का चैप्टर नहीं है कि बाद में बैठ के याद करेंगे तो हो जाएगा। जो मैंने पढ़ा दिया अगर फ्रेश होगा तो याद हो जाएगा, काम भी हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और अगर आपके जहन से निकल गया तो फिर स्कूल वाला जब पढ़ाएगा तो वो अपने हिसाब से पढ़ाएगा, दोबारा से रीबिल्डिंग करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा जाया हो जाएगा। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ बोथ ऑफ यू कि भाई आप जो इस चैप्टर को कल तक यहाँ तक अच्छे से नोट से रीड करके रखिएगा। कल हम कुछ 4-5 सवाल करने के बाद जेनेटिक कोड का टॉपिक पढ़ेंगे, और नाउ हर इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है जेनेटिक कोड पढ़ने के लिए। तो कल का टॉपिक ड्राई होने वाला है, लेकिन बहरहाल समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर हमारे पास इस चैप्टर में प्रोटीन सिंथेसिस और म्यूटेशन के 2 टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आप समझे कि अक्टूबर, आज 8 तारीख है, तो 15 अक्टूबर के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 5 और 6 का टेस्ट होगा 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर से पहले पहले। तो चूंकि ये आपका दोनों मुश्किल चैप्टर्स हैं, तो इसलिए इस बात को जहन में रखते हुए 5 भी रिपीट करना शुरू कर दो। सेल साइकिल वाला नोट से पढ़कर प्रैक्टिस वाला पार्ट उसका शुरू करो, जो मसले हो व्हाट्सएप पे पूछ लिया करो। और 6 को भी साथ साथ करना है, ताकि 5 और 6 का जब टेस्ट हो तो आप उससे पहले कर चुके हो। मैं दोनों के चैप्टर के टेस्ट लेने से पहले प्रॉब्लम्स कराऊंगा, लेकिन वो प्रॉब्लम्स उसी वक्त हो सकेंगी जब आपने पहले से पास पेपर किए हो, जो क्वेरीज हो उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई? ठीक है सर। फिर इसकी पिछली वाली रिकॉर्डिंग दे दिएगा। मैं पीछे वाली रिकॉर्डिंग दे दूंगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।